गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम ओसी का आगे चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज को इसका मतलब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और बिजनेस सर्विसेज में आज का जो टॉपिक है वो ई बैंकिंग सर्विसेज। ई बैंकिंग सर्विसेज में हम लोग बहुत सारे सर्विसेज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जैसे एटीएम मशीन, क्रेडिट कार्ड, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए और ऑफ कोर्स लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो लाइक तो एक बन जाता है फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ई बैंकिंग सर्विस। आज का जो टॉपिक है वो क्या नाम है? ई बैंकिंग सर्विसेज। और ई बैंकिंग सर्विसेज क्या है? इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। मतलब ई बैंकिंग मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसको हम वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको कि ई बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, तो वर्चुअल बैंकिंग है। वर्चुअल मतलब इंटरनेट का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में जाए बिना हम कहीं ना कहीं से ट्रांजैक्शन घर बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। इसी को वर्चुअल बैंकिंग कहा गया है। ई बैंकिंग इज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। और ये कैसे हो पाया? ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर, ये दोनों फैसिलिटी इतने ज्यादा बेनिफिट मतलब इतने ज्यादा फैल चुके हैं हमारी दुनिया में कि जिसके वजह से हम उसका फायदा पूरी तरह से उठा पा रहे हैं। और ई बैंकिंग ने हमारे चीजों को काफी आसान कर दिया, हमारे कामों को आसान कर दिया। मतलब आपको आज की तारीख में कोई भी चीज परचेज करनी है, कोई भी चीज अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करना है, कोई बिल पेमेंट करना है, तो आप घर बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। इवन आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। कहीं अगर आप बाहर भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कैश कैरी किए बिना भी आपके सारे ट्रांजैक्शंस आसानी से ऑनलाइन वर्चुअल बैंकिंग के थ्रू आसानी से हो सकते हैं। तो ये सबसे खास बात है इसमें कि जो ई बैंकिंग सिस्टम है उसने आपके कामों को बहुत ज्यादा आसान कर दिया। बहुत सारे इसके फायदे हैं, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। कुछ उसके एलिमेंट्स आपको दिए। तो अब क्या हम लोग पढ़ने वाले? एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग सिस्टम, कि हम लोग क्या क्या चीजें ऐसे यूज करते हैं जो हमारे ई बैंकिंग में हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम कार्ड आप लोगों के पास सुना होगा आपने, ठीक है। तो एटीएम कार्ड क्या है? एटीएम कार्ड जो आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलता है, ठीक है। मतलब आज की तारीख में आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो एटीएम कार्ड के लिए भी फॉर्म पहले से भरवा लेते हैं और आपको फिर वो सेविंग अकाउंट में आपको एक एटीएम कार्ड जरूर दे देंगे। और वो एटीएम कार्ड का फायदा क्या है? उस एटीएम कार्ड का फायदा सिंपल सा है कि आप उसमें से कभी भी आप एटीएम में जाकर एटीएम मशीन्स में स्वैप करके आसानी से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सबका अकाउंट वहां पे होगा आप लोगों का, मतलब सेविंग अकाउंट आप लोगों ने सबने, मतलब सबका अकाउंट ओपन होगा। और सबका अकाउंट ओपन होने की वजह से आपको एटीएम के बारे में तो आज की तारीख में सबको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो एटीएम आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच आर ऑपरेटेड बाय द कस्टमर ऑन हिज ओन टू विड्रॉ और डिपॉजिट मनी। अच्छा, यहां पे सिर्फ पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। मतलब आज की तारीख में एटीएम में दो टाइप की मशीन नहीं, तीन टाइप की आप बोल सकते हो। तीन टाइप की मशीन आसानी से देख सकते हैं। एक तो होता है क्या, जो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। एक होता है जो पैसे को डिपॉजिट किया जा सकता है। और एक और मशीन आती है जिसमें आप पासबुक प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। मतलब आज की तारीख में एटीएम मशीन के साथ में बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल जाती है। और एटीएम कार्ड आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत मतलब एटीएम कार्ड जो है उसमें कुछ ऐसे नंबर लिखे होते हैं, एटीएम कार्ड नंबर, ठीक है। जैसे बुक में आपको वहां पे एटीएम कार्ड जैसा दिख रहा है, राइट। तो ये क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड दोनों में बहुत ज्यादा फर्क, दोनों प्लास्टिक कार्ड ही होते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि डेबिट कार्ड जो है, जिसको हम लोग एटीएम कार्ड कह रहे हैं, वो जो है उसमें आपके पैसे पहले से डिपॉजिट होंगे तो आप पैसा यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, बैंक आपको सबसे पहले पैसा देती है और फिर आप उसको यूज करते हो और बैंक वालों को पैसा वापस करते हो। लेकिन डेबिट कार्ड और सेविंग अकाउंट में जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है उसमें आप खुद के पैसे यूज करते हैं। खुद जो आपके पास सेविंग है उसी को आप वहां पे डायरेक्टली आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या देखा अभी तक कि एटीएम कार्ड एक ई बैंकिंग सिस्टम के लिए हमारे कस्टमर्स आसानी इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। पैसे विड्रॉ करना और पैसे डिपॉजिट करना, ये दोनों चीजें आसानी से हो सकती है। इट कैन बी यूज फॉर अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जैसे मैं आपको कह रहा था कि अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जैसे पैसे को ट्रांसफर करना, बिल पेमेंट करना, चेकबुक रिक्वेस्ट करना कि चेकबुक आपके पास नहीं तो उसके आप एटीएम में जाकर चेकबुक के लिए वहां पे क्लिक कर दोगे, चेकबुक आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप ले सकते हो आसानी से, राइट। और एटीएम नाउ फैसिलिटी ऑफ कैश डिपॉजिट थ्रू सीडीएम। देखो मैं आपको वही बात कर रहा था, कैश डिपॉजिट मनी मशीन। तो वहां पे आज की तारीख में कैश डिपॉजिट मशीन भी लग चुकी है
जिसमें आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो, मतलब कैश विड्रॉ के साथ में डिपॉजिट भी हो सकता है, पासबुक प्रिंटिंग भी हो सकता है आसानी से। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब ये सारी फैसिलिटी क्यों आ रही है? क्योंकि ई बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है, बहुत तेजी से मतलब बढ़ रहा है, और इसमें ये फैसिलिटी आपके कामों को आसान कर देती है। आपको 24 घंटे में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी तो आप एटीएम में जाकर पैसे विड्रॉ कर सकते हो, किसी को पैसे डिपॉजिट करना है आप कर सकते हो, मतलब अब आपको टाइम लिमिट नहीं है, समय को देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये सबसे खास बात यहां पे हो जाती है, ठीक है। तो ये था एटीएम कार्ड, जिसको हम लोग वहां पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन कह रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या आता है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? ये भी उसी प्रकार से यूज हो सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड, इट अलाउ द कार्ड होल्डर टू पे द डिफरेंट ट्रांजेक्शंस ही परफॉर्म, मतलब यहां पे भी आप जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो डेली बेसिस पे, उस पे आप पेमेंट आसानी से इस कार्ड के थ्रू कर सकते हो। और इशूइंग बैंक क्रिएट अ रिवॉल्विंग अकाउंट एंड ग्रांट अ लिमिट ऑफ द क्रेडिट टू द कस्टमर। वहां पे एक लिमिट आपको दी जाती है कि इतना लिमिट तक आप पैसे को यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड ऑफर कन्वीनियंस टू कस्टमर एज कस्टमर डिड नॉट कैरी कैश, मतलब यहां पे भी आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी आप कहीं भी जाओगे ये क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट कर सकते हो, मतलब यहां पे भी आपका काम आसान हो गया। लेकिन फर्क कितना है? फर्क इतना है, इसमें आपको बैंक एक प्रकार का लिमिट देकर आपको लोन दे रही है, और उसका पैसा आपको रिटर्न करना पड़ता है कुछ दिनों के बाद, ठीक है। मतलब रिटर्न करोगे तो ऑफकोर्स ब्याज तो लगेगा, अगर आपने बहुत ज्यादा लिमिट मतलब डेज को क्रॉस किया तो ऑफकोर्स आपको ब्याज ज्यादा लगता है। तो ये चीजें हैं। तो क्रेडिट कार्ड भी आपके लिए क्या है? बहुत अच्छा ऑप्शन है ई बैंकिंग में। डेबिट कार्ड जो हमने देखा, मतलब एटीएम कार्ड जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसमें आगे आपको दूसरे तरीके से भी दिया है वो पॉइंट, ठीक है, जिसको हम डेबिट कार्ड कहेंगे। डेबिट कार्ड आपका थर्ड पॉइंट आता है। एटीएम मशीन जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उसके बारे में था, और उसमें हम लोग क्या करते हैं मोस्टली डेबिट कार्ड को यूज करते हैं एटीएम मशीन में, ठीक है। हाँ, क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, वहां पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कैश विड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एटीएम कार्ड में आप डेबिट कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे आप कैश विड्रॉ करना और पैसे पेमेंट करना कहीं भी उसको आसानी से यूज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आपका वही है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स नाउअडे ऑफर डेबिट कार्ड एज सून एज अकाउंट इज ओपन बाय द अकाउंट होल्डर एंड थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट होल्डर। मतलब देखो मैंने कहा था, आपका जो पैसा होगा जैसे ही आप उसको यूज करते हो पेमेंट करने के लिए, आपका जो खुद का सेविंग अकाउंट होगा उसमें से पैसे कम हो जाते हैं, उसमें से पैसे आपके डिडक्ट हो जाते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कार्ड को यूज नहीं कर सकते, एटीएम कार्ड को यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब डेबिट कार्ड को यूज नहीं कर सकते। तो ये है, मतलब कहीं ना कहीं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आसानी से यूज कर सकते हैं, उससे पेमेंट कर सकते हैं, उससे कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये सबसे आसान हो गया बैंकिंग सिस्टम में, जब से ये ई बैंकिंग सिस्टम आया तब से। अब आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब यहां पे ऑनलाइन पैसे हम फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम फंड ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक बैंक से दूसरे बैंक, ठीक है, और वो भी रियल टाइम में, बहुत फास्ट तरीके से ये पैसे ट्रांसफर होते हैं। मतलब समझ लो, आपको समझ लो यहां दूसरे सिटी से, एक सिटी से दूसरे सिटी आपको पैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो उस समय आप आरटीजीएस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन ही होता है, ये ऑनलाइन आपको बैंक के थ्रू इस छोटा सा एक फॉर्म भरना पड़ता है। आजकल तो आरटीजीएस ऑनलाइन भी हो गया, कोई उसमें दिक्कत नहीं, घर बैठे बैठे भी आरटीजीएस का फॉर्म भरकर आप क्या कर सकते हो, किसी और के अकाउंट में पैसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये फास्ट होता है, इसलिए इसका नाम ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ फंड और मनी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। देखो लिखा भी है डायरेक्टली, एक बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम पर हम पैसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी इट इज फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम थ्रू बैंकिंग चैनल। बैंकिंग चैनल में सबसे फास्ट सिस्टम आरटीजीएस माना जा रहा है। तो यहां पे लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अगर आपको करना है तो आरटीजीएस फैसिलिटी का इजीली हम यूज कर सकते हैं, इसमें आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है रियल टाइम सेटलमेंट। मतलब क्या बताया था उसमें, वो जो नाम उसका है रियल टाइम सेटलमेंट, उसके बारे में दिया है कि इट इज पेमेंट ट्रांजैक्शन नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। आपको बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे रियल टाइम पे होगा, जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन वहां पे दबाया आरटीजीएस का, तुरंत पैसे वो दूसरे के अकाउंट में
फटाफट ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वेटिंग यहां पे नहीं है। और सेटल एज सून एज दे आर प्रोसेस, जितने जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उतने जल्दी पैसे वहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है रियल टाइम सेटलमेंट। रिसीविंग बैंक हैज टू बी क्रेडिटेड सो द अकाउंट ऑफ क्लाइंट विद इन 2 hours रिसीव द फंड ट्रांसफर मैसेज, मतलब 2 घंटे में आपको ट्रांसफर मैसेज आसानी से मिल जाता है। तो सिंपल है, इसका मतलब कि अगर आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना है तो इस फैसिलिटी का आप इजीली यूज कर सकते हैं। और रियल टाइम मतलब क्या बताया, तुरंत पैसे ट्रांसफर होते हैं। हाँ, भले थोड़ा सा मैसेज आपको लेट आएगा ट्रांसफर होने का, लेकिन यहां पे फंडिंग तुरंत फटाफट ट्रांसफर हो जाती है। और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब क्या था, इट मींस ट्रांजैक्शन आर सेटल ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग एनी अदर, मतलब यहां पे 1-to-1 मतलब समझ लो एक ट्रांजैक्शन लाइन में है तो दूसरा ट्रांजैक्शन उसके पीछे रहेगा, एक पहले जाएगा फिर दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा, मतलब एक के बाद एक ट्रांजैक्शंस यहां पे हो जाते हैं, दूसरे ट्रांजैक्शन डिस्टर्ब नहीं होंगे। मिनिमम अमाउंट शुड बी, कितना मिनिमम अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो, कम से कम वहां पे बताया जा रहा है 2 लाख रुपीज, कम से कम 2 लाख रुपए। देयर इज नो अपर लिमिट, अपर लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट वहां पे दिया है 2 लाख रुपए, ठीक है। हाउएवर अमाउंट चार्जेस चेंजेस फ्रॉम बैंक टू बैंक, ये डिफर करता है। अब आरटीएच बोलोगे सर 2 लाख से कम भी तो हम ट्रांसफर कर चुके हैं, तो ये यहां पे लिखा है डायरेक्टली, उन्होंने क्लैरिफाई किया है बैंक टू बैंक ये डिफर करता है लिमिटेशंस कि मिनिमम वो कितना रखते हैं। फिलहाल एक मैक्सिमम मतलब मिनिमम की बात हो रही है तो कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है। मैक्सिमम तो आप करोड़ रुपए ट्रांसफर कर सकते हो आरटीजीएस फैसिलिटी के थ्रू। हाँ, बैंक टू बैंक ये डिफर करेगा, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि हर एक बैंक में आरटीजीएस अमाउंट अलग अलग हो सकते हैं। मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम में तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की वहां पे बात हो रही है। कम से कम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं ये बैंक खुद डिसाइड करती है, हर एक बैंक। तो यहां पे देखोगे अगर आप, उसमें हमने एटीएम मशीन देख लिया, एटीएम मशीन के थ्रू हमने देखा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और ये जो चौथा पॉइंट आया आरटीजीएस, उसमें हम रियल टाइम सेटलमेंट और ग्रॉस सेटलमेंट, ये दोनों चीजें हम लिख चुके हैं। अब आता है एनईएफटी। एनईएफटी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है, यहां पे देखा जाए तो ये भी ऑफ कोर्स ऑनलाइन ही है और इसमें भी आपको फंड ट्रांसफर करने के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन यहां पे क्या फर्क है, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक इन दी कंट्री, मतलब आप इसमें विद इन द कंट्री कहीं भी किसी भी बैंक में यहां पे भी पैसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते। इट इज गिव डिटेल ऑफ एनईएफटी कोड ऑफ ब्रांच एंड अकाउंट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी व्हेन व्हॉम द कंपनी इज टू बी ट्रांसफर। आपके पास वो ब्रांच कोड वगैरह होना चाहिए जिसको आपको पैसे ट्रांसफर करना है, उसका एनईएफटी कोड होना चाहिए, तो आसानी से आप यहां पे इस मतलब सिस्टम का यूज करके भी आसानी से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आरटीजीएस भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हुआ और एनईएफटी भी, ये भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एनईएफटी स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड अंडर दिस सिस्टम फंड आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन ब्रांच टू, देखो यहां पे लिखा है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें जरा से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, नीचे वाले पैराग्राफ को देखते हैं। एनईएफटी स्टैंड फॉर प्लेस एट वन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर, मतलब यहां पे कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है, उसमें आपको ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। जैसे वहां पे कुछ एक दिया है, जैसे ब्रांचेस अवरली बेसिस पे काम करते हैं, जैसे 8 से लेकर शाम के 7 बजे तक, ये जो उनका वर्किंग आवर होता है, इसमें इस बीच में आप पैसे को इजीली ट्रांसफर कर सकते। देयर आर 24 आवर सेटलमेंट बैचेस, वहां पे 24 आवर बैचेस के बारे में बात हो रही है, 8 AM to 7 PM ऑन ऑल वर्किंग डे ऑफ अ वीक। एंड मेन डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी और आरटीजीएस, मेन डिफरेंस क्या है आरटीजीएस और एनईएफटी में, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या द ट्रांसफर ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस व्हाइल एनईएफटी आर डिफर नेट बेसिस वेयर ट्रांजैक्शन आर बंडल्ड टुगेदर। देखो आरटीजीएस में हमने क्या देखा था, 1 by 1 पैसे ट्रांसफर होंगे, मतलब समझ लो मैंने किसी को ट्रांसफर किया, वो प्रोसेस में चल रहा है, दूसरा भी वेटिंग पे होगा फिर, ठीक है। मतलब वहां पे रियल टाइम बेसिस पे क्या बताएगा कि वेटिंग पीरियड नहीं होगा, किसमें, आरटीजीएस में। लेकिन एनईएफटी में क्या हो सकता है, वहां पे आप बंडल के थ्रू इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक जगह पे वेटिंग पीरियड है और एक जगह पे वेटिंग पीरियड नहीं है। रियल टाइम पे वेटिंग पीरियड नहीं है, एनईएफटी पे वेटिंग पीरियड हो सकता है, ये मेजर डिफरेंसेस हैं। लेकिन दोनों क्या है,
दोनों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को मतलब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम पैसे को इजीली कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों तरीके से आप पैसे को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इंटरनेट और कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से हम उसका फायदा उठा पा रहे हैं, और ये हमारे लिए आसान हो गया। कहीं ना कहीं हमारे लिए ये फैसिलिटी आसान होने की वजह से हमें कहीं भी पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत आज की तारीख में नहीं होती है। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना था एग्जैक्टली। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, जो आज की तारीख में हम लोग यूज करते हैं। नेट बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग ऑफ कोर्स, ठीक है, और मोबाइल बैंकिंग मतलब मोबाइल के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं आज की तारीख में, पैसे आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। उसी टॉपिक को अब आगे आपको कवर करना है। तो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग क्या है? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेट बैंकिंग क्लाइंट इज एबल टू ट्रांजैक्ट बैंकिंग ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ द कस्टमर लैपटॉप एंड अदर गैजेट। मतलब यहां पे नेट बैंकिंग आप किसी भी बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, किसी भी तरीके से हम उसको यूज करके कहीं ना कहीं नेट बैंकिंग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आज की तारीख में मोबाइल पे ही एप्लीकेशन इतने सारे आ चुके हैं कि आप आसानी से पैसे कहीं भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीजें बहुत आसान हो गई। और ये सबको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, पता नहीं क्यों वो लोग ट्राई नहीं करते हैं। आपको सबसे पहले तो एक अकाउंट ओपन करना चाहिए, सबसे पहली बात। अकाउंट सभी बच्चों का होना चाहिए। दूसरी बात, आपको पैसे बैंक में डिपॉजिट करना आना चाहिए, विड्रॉ भी करना आना चाहिए। एटीएम आपको यूज करना आना चाहिए। अभी तो आई होप सबको आता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज जरूर, कब जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज पक्का ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें और क्या दिया है? इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज एनेबल अ क्लाइंट टू चेक वेरियस ट्रांजैक्शन, फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस थिंग्स एंड ट्रांसफरिंग फंड। ये जो इंटरनेट बैंकिंग है, इसमें आपको क्या कर सकते हैं आप लोग, बहुत सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। आप पैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, मतलब हर एक चीज आसानी से आप घर बैठे बैठे इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कर सकते हो। और मोबाइल बैंकिंग क्या है? इट इज यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। मतलब आप बैंकिंग सर्विसेज यूज कर रहे हो मोबाइल फोन का यूज करके, ठीक है। अभी तक तो लैपटॉप और कंप्यूटर देखा, अब मोबाइल बैंकिंग अलग से आपको दिया है। एंड क्लाइंट रजिस्टर्ड विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी एंड गेट अ यूनिक कोड फॉर ट्रांजैक्शन एंड द क्लाइंट कैन बी परफॉर्म वेरियस ट्रांजैक्शंस सच एज रिक्वेस्ट ऑफ फॉर बैलेंसेस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, स्टॉप पेमेंट, इशूइंग बैंक चेक बुक एक्सेट्रा। मतलब मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी हमारा काम बहुत सारा आसान हो गया। क्या क्या आसान हो गया? देखो, पैसे ट्रांसफर करना है, बिल पेमेंट करना है, चेक बुक इशू करवाना है, ठीक है, आपको स्टॉप पेमेंट करना है, सारी चीजें। मतलब अब आपको बैंक में जाने की मैक्सिमम जरूरत नहीं है, आपको हर एक काम आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना होता है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पे आपको मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कराना होता है। एक्टिवेट कराने के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ सकता है, ठीक है। वो एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको पिन नंबर और आईडी पासवर्ड वगैरह मिलता है, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उसको फिर हम इजीली यूज करके ये जो जितने भी फैसिलिटी दी है आपको, वो सब फैसिलिटी हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इतना आसान है। मतलब मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सभी को आज की तारीख में आना चाहिए भी, और ये इंपॉर्टेंट भी हो चुका है, और ये हमारे जनरल लाइफ का हिस्सा बन चुका है। आज की तारीख में तो हर छोटे छोटे शॉप्स में आप देखते हो कि ऑनलाइन पेमेंट हम लोग कर देते हैं, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं, बस मोबाइल होना चाहिए, वो स्कैन करते हैं हम लोग, ठीक है, क्यूआरईडी कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, बस। मतलब आसानी से हर एक चीज हो सकती है। इसीलिए इन सब फैसिलिटीज को आपको यूज करना आना ही चाहिए, नहीं तो आगे तो टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे और बदलते जा रही है, और बदलते जाएगी तो हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए ये सब चीजें आपको जरूर यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। IMPS फैसिलिटी, अब ये क्या है? इट स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये भी फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड होता है, और इसमें आपका जो पैसा है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। मतलब आपको बैंक को कहना पड़ेगा सबसे पहले, तो यहां पे बैंक को अगर आप कहोगे, एक बैंक से दूसरे बैंक में इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। एंड अलाउ कस्टमर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड टू एनी अदर बैंक अकाउंट। तो ये भी देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की तरह इंटरनेट के थ्रू हम फटाफट किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पे देखा जाए तो 7 पॉइंट थे, और 7 पॉइंट में अगर आप देखोगे तो उसमें टेक्नोलॉजी वाइज जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारे पॉइंट बहुत आसान है।
उसमें आपको जरा सा भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से उसको लिखा जा सकता है। अगर आप इसको यूज करते होंगे तो आपको आसान हो जाएगा। नहीं यूज करना सीखा है तो अब करना शुरू कर दो। अगर अभी भी नहीं करते होंगे तो इन सबको यूज करो। मोबाइल बैंकिंग करो, नेट बैंकिंग करो, शॉप पे जाते हो कोई चीज खरीदते हो तो ऑनलाइन ट्रांसफर पैसे फटाफट करो, तो आपको ये सब चीजें आसान लगेगी। लेकिन अगर अब तक अगर आपने इन सब चीजों को यूज नहीं किया होगा, जैसे कोई भी मोबाइल रिचार्ज करना हो तो हमें शॉप पे जाना पड़ता है। घर बैठे बैठे करके देखो, अगर आपको आ रहा है तो ऑफ कोर्स आप ये पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन आपने अभी तक किया ही नहीं कभी, तो फिर आज से शुरू कर दो। आज ट्राई करो, देखो वीडियोस उसके कि हाँ भी कैसे ट्रांसफर होता है। अगर आपको नहीं आता है कुछ भी, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसके बाद उसको यूज करके देखो। जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक आपको वो चीजें समझ नहीं आती है। इसलिए उन सब चीजों को यूज करना सीखे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये था पूरा ई बैंकिंग का पूरा पॉइंट जो हमने आज कवर किया। और प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिकली आप करोगे तो बहुत आसान ये टॉपिक लगेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इंश्योरेंस है। वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक फटाफट शुरू करते हैं। इंश्योरेंस टॉपिक है वो आज हम फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस का सबसे पहले क्या मीनिंग आपको दिया है? इंश्योरेंस मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड प्राइमरी यूज टू hedge against the risk of a contingent or uncertain event loss। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी हम जब खरीदते हैं तो खरीदते समय ही कंपनी जो है, शोरूम जो है, वो इंश्योरेंस आपका निकाल कर तुरंत दे देती है। इंश्योरेंस का पैसा अलग से लेती है, वो पूरा बिल में चार्ज करके आपसे ले लेंगे। इंश्योरेंस पहले से निकाल कर क्यों दे दिया आपको? क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी अगर आप हैंडल करते हैं तो चोरी होने के जो लॉसेस हैं, रिस्क जो है चोरी होने का, वो आपको नहीं होगा, उसमें इंश्योरेंस कंपनी भी भर के देगी। एक्सीडेंट अगर आपका हो गया तो एक्सीडेंट होने पे जो भरपाई आएगी वो इंश्योरेंस कंपनी आपको भर के देगी। आपकी गाड़ी भाड़ी टूटेगी तो वो कौन भर के देगा? इंश्योरेंस कंपनी मतलब भर के देगी। आपको कुछ नुकसान हो, आपको ऑपरेशन हो रहा है अगर एक्सीडेंट के थ्रू, तो वो भी कौन भर के देगा? इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। मतलब सोचो कितने सारे फायदे हैं इंश्योरेंस के। मैं सिर्फ यहाँ पे एक आपको गाड़ी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बोलोगे सर एक्सीडेंट क्यों होगा? अरे तो आपको थोड़ी पता, इट इज एन अनसर्टेन इवेंट। ऐसी चीजें एक्सीडेंट है जो आपको पहले से थोड़ी पता होती है कि हाँ भाई होने ही वाला है, होने वाला होगा तो उस दिन करा लेंगे हम इंश्योरेंस। ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। इंश्योरेंस आपको पूरे साल भर का कराना होता है। कुछ लोग तो 2-3 साल का एक साथ करा लेते हैं। मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस की बात हो रही है, जिससे क्या होगा कि आपको कभी भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारा खर्चा आ जाएगा, ठीक है, मेरी गाड़ी का क्या हो जाएगा, मुझे नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी क्या? सभी कुछ कवर हो जाता है इसमें। रिस्क जितने भी हमारे जो ये लॉसेस की बात हम लोग करें ना, एक्सीडेंट के बाद या फिर किसी की डेथ हो जाए, ये सारे जो है नुकसान, इन सब की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी आपको कर देती है। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। ये तो हमारा गाड़ी वगैरह का हो गया। लाइफ इंश्योरेंस में हम अपने आप का इंश्योरेंस निकालते हैं कि भाई हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को क्या मिलेगा, हमारी फैमिली को कुछ ना कुछ हम छोड़ कर जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी उसमें पैसा देती है, ठीक है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। ऐसे बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, है ना, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, 4 व्हीलर, बहुत सारे इंश्योरेंस है, मतलब दुनिया भर के इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस हम लोग क्यों निकालते हैं? सबसे पहले वो हम समझ रहे थे क्योंकि अनसर्टेन इवेंट हमारे साथ जो होगा, मतलब जिसके बारे में हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में पहले से सोच नहीं सकते, उससे बचने के लिए, उसका जो नुकसान होगा उससे बचने के लिए इंश्योरेंस हम निकालते हैं। सिंपल सी बात ये है। The insurer agreed to compensate the insurer against the loss and the insured has to pay certain fixed sum of money on timely basis to the insurer। इंश्योरर कौन? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर कहा जा रहा है, ठीक है। और जो इंश्योरेंस निकालेगा वो वादा करता है कि वो उसको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते रहेगा। जैसे आप अपने पेरेंट्स को जरूर पूछना, क्योंकि आपको उतना भी फिलहाल नॉलेज नहीं है, जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस निकालते हैं, अपना खुद का इंश्योरेंस निकालते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। वो प्रीमियम कंपनी और वो मिलकर डिसाइड करते हैं, क्योंकि अलग अलग जो बोल सकते हो कि अलग अलग जो लाइफ इंश्योरेंस जैसे बोला जा रहा है, तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के जो वैलिडिटीज होती है, कुछ प्रीमियम अलग अलग होते हैं हर जगह। तो वो प्रीमियम आपको समय समय पर पे करना है, तब जाकर आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो फैसिलिटी देती है। आपको एक साथ भरना नहीं है अभी फिलहाल,
मोस्ट ऑफ द केसेस में इंश्योरेंस में आपको छोटा छोटा प्रीमियम समय समय पे भरना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंश्योरेंस निकाला है। किसी किसी में मंथली होगा, किसी किसी में 6 मंथली, किसी किसी में क्वार्टरली, किसी इसमें ईयरली भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा इंश्योरेंस आपका है, ठीक है। प्रीमियम मतलब आपको कुछ छोटा सा अमाउंट आपको देते रहना पड़ेगा। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। एक साथ लमसम अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहो और आपका इंश्योरेंस वहां पे चालू रहेगा, इसका मतलब स्टार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो वहां पे वही लिखा है कि आप जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो इंश्योरेंस निकाल रहा है, इन दोनों का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। किस बात के लिए? यही अनसर्टेन इवेंट के लिए। ये जो अनसर्टेन इवेंट है ना, जो नुकसान है हमारा, वो कैसे भी हो सकता है, उसके लिए एग्रीमेंट साइन होता है इन दोनों का। और फिर जो इंश्योरेंस निकाल रहा है वो कंपनी को वादा करता है, इंश्योरेंस कंपनी को वादा करता है कि मैं आपको प्रीमियम समय समय पे करते रहूंगा। और इंश्योरेंस कंपनी क्या वादा करती है कि आपको अगर कुछ नुकसान हुआ तो हम उसकी भरपाई करके देंगे। ये चीजें हैं, इसलिए इंश्योरेंस निकाला जाता है। सम बेसिक पॉइंट्स वहां पे टर्मिनोलॉजी दी है, उसको देखते हैं। इंश्योर्ड मतलब कौन है? पर्सन हु प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन लॉसेस। इंश्योर्ड इज नोन एज अश्योर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ही इज अ पॉलिसी होल्डर। मतलब जिसका इंश्योरेंस निकाला जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनी में निकालने जा रहे हैं। जैसे मैं निकालने जाऊंगा तो मैं इंश्योर्ड, मतलब मैंने अपने आप को इंश्योर्ड करा लिया कि हाँ भाई मेरा जो भी नुकसान होगा वो अब इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर। इंश्योरर कौन है? जो कंपनी मेरा इंश्योरेंस निकालेगी। मैं जा रहा था कंपनी के पास, लाइफ इंश्योरेंस के पास, LIC के पास बोला जाए। LIC ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। LIC का जो नाम आता है गवर्नमेंट कंपनी। बाकी जैसे आप ICICI वगैरह देखते हो, है ना, ये ICICI जो लाइफ इंश्योरेंस है वो प्राइवेट कंपनी का होता है। उसमें भी आपको बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, ऐसा नहीं कि वो स्कीम अच्छी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं और बाकी जो प्राइवेट कंपनी होती है उन पे भरोसा कम करते हैं। लेकिन आज की तारीख में प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये आप देखा जाए, ठीक है। दोनों में सेम चीजें हैं, दोनों में आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। दोनों कंपनी जो है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, दोनों आपको क्या करके दे सकते हैं, आपको आसानी से आपके लाइफ को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी गाड़ी को, सबको इंश्योर्ड कराकर दे सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको था सबसे पहले, जो इंश्योरेंस निकालता है इसको इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन? जो कंपनी है। प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है वो देखो। प्रीमियम मतलब क्या? कुछ ना कुछ पैसे आपको थोड़े थोड़े डिपॉजिट करने पड़ते हैं, ठीक है। समय समय पर इंश्योरेंस कंपनी को आपको देना पड़ेगा, उसी पैसे को प्रीमियम कहा जाता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूरा पैसा एक साथ नहीं लेती, वो थोड़ा थोड़ा पैसा आपसे एक साथ लेती है। थोड़ा थोड़ा पैसा मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा आपको मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी होगा उस बेसिस पे आपको देते रहना पड़ेगा, उसी को प्रीमियम कहा जाता है, ठीक है। और कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर एग्री टू इंश्योर द इंश्योर्ड, इट इज पेड इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस निकालने वाला थोड़ा थोड़ा पैसा जो देते रहेगा उसी को प्रीमियम कहते हैं। ओके, क्लेम क्या है? पॉलिसी किसको कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड, मतलब जिसने इंश्योरेंस निकाला और इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसी को पॉलिसी कहते हैं। और इनका पहले से डिसाइडेड होता है कि हम कितना बेनिफिट देंगे, कितने अमाउंट का आपको निकालोगे तो कितना फायदा आपको मिलेगा, कितना कवर होगा आपका लॉस। ये पहले से इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बना के रखते हैं, बस वो डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करनी पड़ती है। इवन आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने भी बहुत बार नहीं मिलता और हम लोग पढ़ते भी नहीं है जनरली, ये चीजें। क्लेम क्या है? जैसे मैंने समझ लो इंश्योरेंस निकाला अपनी गाड़ी का, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके दे दिया और मेरा इंश्योरेंस निकल चुका है। अब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ कहीं, समझ लो, है ना, गाड़ी से जा रहा हूँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी टूट फूट गई, मुझे भी थोड़ी बहुत चोट आ गई। तो जो गाड़ी टूटी फूटी है उसका नुकसान ज्यादा अगर है, उसमें समझ लो 20,000 का खर्चा आ रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी को मैं क्लेम करूंगा भाई 20,000 आप दो, क्योंकि मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस निकला हुआ है। तो जब मैं 20,000 बोल रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई आप मुझे दो, तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्लेम होगा मेरे तरफ से। जब मैं क्लेम करता हूं कि भाई इतना नुकसान हुआ आप भर कर दो, तो उसी को क्लेम कहा जाता है। इट इज अ डिमांड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू द कंपनसेट फॉर लॉसेस। मतलब मुझे जो नुकसान हुआ था गाड़ी में एक्सीडेंट होने की वजह से, मैं इंश्योरेंस कंपनी को कहूंगा कि भाई मुझे इतना पैसा भरपाई करके दो, उसी को क्लेम कहा जाता है। तो क्लेम सिंपल सा है, मुझे नुकसान हुआ, मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा भाई मुझे इतना पैसा दो, उसी को क्लेम कहेंगे, ठीक है। और मैं क्यों बोलूंगा? क्योंकि इंश्योरेंस निकला हुआ है। इंश्योरेंस निकला है तो वैसे नहीं कि मैंने जितना बोला इंश्योरेंस कंपनी पूरा मुझे दे देगी।
इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर्स आते हैं वहां पे एक्सीडेंट स्पॉट पे, वो फोटो वगैरह लेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसका रिपोर्ट बनेगा, फिर देखेंगे आपको नुकसान किसके वजह से हुआ है, क्या आपकी पॉलिसीज में कवर थी कि नहीं थी, और अगर आपका पॉलिसीज में कवर होगा तो फिर वो आपको भरपाई करके देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। ये चीजें हैं। ओके, प्रपोजल क्या है? इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब मैं प्रपोजल भेजता हूं इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी दो, उसी को प्रपोजल कहा जाता है, और कुछ नहीं। सब्जेक्ट मैटर, इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी। मतलब आपको किस चीजों का इंश्योरेंस निकालना है? अपना खुद का, मतलब लाइफ इंश्योरेंस। लोग प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालते हैं, लोग कार्गो और शिप का निकालते हैं इंश्योरेंस, विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द पॉलिसी इज टेकन। भाई मैंने जैसे बताया ना, आप खुद का निकाल सकते हो। शिप का इंश्योरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, शिप इंश्योरेंस जिसको हम लोग कहते हैं, ये सारे चीजों का इंश्योरेंस निकाला जा सकता है, और इसी के बारे में बहुत डिटेल में आपको नेक्स्ट पेज पे आएगा, जो हम लोग अभी फटाफट धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? इंश्योरेंस में देखते हैं कि कौन सा टाइप सबसे पहले आपका कवर हो सकता है। ठीक है।